हिमालय किस्त नंबर 198। कॉलगन ने ही अदनान को इत्तला दी थी कि शिरान छुट्टी के दिन हाईशोन से बाहर जा रहा है और कॉलगन की ही पेशकश के बावजूद अदनान ने उसे साथ ले जाना कबूल नहीं किया था। अलबत्ता लीजा की पीले रंग की बबल कार अदनान ने मांग ली थी। अदनान शिरान का ताकुब करता हुआ इस इमारत तक पहुंचा था। फिर वो पूरे तौर पर शिरान और एक पस्ता कद शख्स के दरमियान होने वाली गुफ्तगू सुन भी ना सका था कि उसे देख लिया गया। चुनांचे अदनान काफी देर तक उन्हें नचाने के बाद वहां से निकल आया था। यहाँ से जाने को जी नहीं चाहता था, लेकिन यह भी जान चुका था कि अब उसे निगाह में रखा जाएगा और वो नहीं चाहता था कि उसका ताल्लुक हाईशोन से जाहिर हो जाए। चुनांचे हालात को आइंदा के लिए छोड़कर वो वहां से चल पड़ा था और फिर वो हाईशोन पहुंच गया। कॉलगन उसका मुंतजिर था। बबल कार कॉलगन के हवाले करने के बाद अदनान ने उससे इजाज़त चाही तो कॉलगन कहने लगा, मेरे दोस्त, मेरा ख्याल है मैंने अब तक ऐसी कोई बात नहीं की जो तुम्हारे लिए नापसंदीदगी का बायस होती, लेकिन एक दोस्त होने की हैसियत से ये एहसास मेरे जहन में बार बार उभर रहा है। तुम किसी उलझन का शिकार हो गए हो। बस अगर अपने दोस्त की उलझन से वाकिफ होता तो खुद भी इसमें कुछ हिस्सा डालने की कोशिश करता। मैं तुमसे ज़्यादा इजहार वफादारी नहीं करूँगा, लेकिन यकीन करो मुझे तुमसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत हो गई है। अदनान ने कॉलगन का शाना थपथपाते हुए कहा, मैं वाकई उलझन का शिकार हो गया हूँ कॉलगन, लेकिन मुझे इसके लिए कुछ मौका दो। अभी मैं तुम्हें इस सिलसिले में कुछ भी नहीं बता सकता, जब तुम मुनासिब समझो। लेकिन एक बात ज़हन में रखना, किसी भी मौका पर कॉलगन की ज़रूरत पेश आए तो मुझे बिला झिझक पुकार लेना। अगर मैं इस किस्म की बात सोचता कॉलगन तो तुम्हें इस हद तक अपने मामलात में शरीक ना करता। अदनान ने जवाब दिया। तन्हाई में उसने लोगों के बारे में बहुत गौर किया और इस नतीजे के अलावा और कोई नतीजा ना निकाल सका कि उनका ताल्लुक उसी तंजीम से हो सकता है जो उसके इलाके में अपना तसल्लुत कायम करने के ख्वाहिशमंद थे। मुमकिन है उन्होंने अब कोई नया जाल फेंका हो, लेकिन शिरान को इस जाल में फांस कर वो उससे क्या काम लेना चाहते हैं। अदनान की परवरिश इसी इलाके में नहीं हुई थी, बल्कि उसने यूरोप के माहौल में आंख खोली थी। बड़े बड़े शातिरों से उसकी शनासाई रही थी, चुनांचे उसके सोचने का अंदाज मुख्तलिफ था। अपने तौर पर वो कम अज़ कम ये फैसला करने में कामयाब हो गया कि उसका वास्ता इंतहाई खतरनाक लोगों से है और उसे अपने तौर पर मोहतात रहना होगा। उसने ये भी सोचा कि मार्लिनो को इस सिलसिले में इत्तला दे दे कि शिरान यहाँ मौजूद है और उससे अपने तौर पर इमदाद हासिल कर ले। मिस्टर हाईशोन से जब उसकी मुलाकात हुई तो हाईशोन ने जिन अल्फाज में मार्लिनो के बारे में अपने जज्बात का इजहार किया था, इससे ये अंदाज़ा होता था कि अगर वो खुद हाईशोन से अपनी मदद की दरख्वास्त करे तो हाईशोन इनकार नहीं करेगा, बल्कि शायद इस बात का बरहम भी हो जाए कि उसके यहाँ रहकर कुछ साजिश की जा रही है। लेकिन इससे शिरान भी मुतासिर होता था। चुनांचे अदनान अभी शिरान के सिलसिले में कोई ऐसी उलझन नहीं चाहता था जो शिरान के लिए तकलीफ का बायस बन जाए। वो इस सिलसिले में कोई आखिरी फैसला करने से कासिर रहा था। दूसरे दिन इत्तफाक़ी तौर पर टहलते उसकी मुलाकात शिरान से हो गई। वो सामने से आ रहा था, उसे देखकर ठटका और फिर रास्ता बदल लिया, लेकिन अदनान उसका पीछा छोड़ने वाला नहीं था। बाबा, वो उसके सामने पहुंच गया और शिरान चौंक कर रुक गया। उसने खूंखार निगाहों से अदनान को देखते हुए कहा, लड़के, मैं पहले भी तुम्हें अपने बारे में बता चुका हूँ। मैं लोगों से बहुत ज़्यादा बेतकल्लुफ़ होने का आदी नहीं हूँ, ना ही किसी को मुस्तकिल अपने करीब देखना पसंद करता हूँ। मेरी बात सुनो, इसके बाद मुझे मुखातिब करने की कोशिश ना करना। मगर मिस्टर शिरान, दरअसल मैंने कहा ना, मुझे गुस्सा ना दिलाओ। जब मैंने तुम्हें ये बात बता दी कि मैं किसी की कुर्बत नहीं चाहता तो तुम्हें मुझसे तामुन करना चाहिए। मुझे मेरी खाल में मस्त रहने दो। अगर अभी तुम बाज ना आए तो तुम्हें नुकसान के अलावा और कुछ नहीं मिलेगा। शिरान तेज तेज कदमों से आगे बढ़ गया। अदनान ने अब उसका ताक़ुब करना मुनासिब नहीं समझा था। इसके बाद दूसरे दिन, तीसरे दिन और चौथे दिन भी उसने शिरान के सामने आने की कोशिश की, लेकिन उसे मुखातिब नहीं किया। शिरान ने कई बार उसे देखा, लेकिन लाताल्लुकी से आगे बढ़ गया। अदनान को भी इसकी उम्मीद नहीं रही थी कि शिरान उसे मुखातिब होने की कोशिश करेगा। उसे इस इमारत के बारे में भी मालूमात नहीं थी जहाँ वो लोग मुकीम थे। कई बार उसका दिल चाहा कि वहाँ जाकर उन्हें टोले, लेकिन इस सिलसिले में वो भी अपने वसाइल नामुकम्मल पाता था। दरअसल उसे आखिरी फैसला ये करना था कि अब शिरान के सिलसिले में किसी की मदद हासिल कर ली जाए या भी रुका जाए। उसकी इंतहाई ख्वाहिश थी कि शिरान की अपनी यादाश्त वापस आ जाए, और अगर ऐसा हो जाए तो फिर किसी और की ज़रूरत नहीं थी। वो दोनों मिलकर अपने दुश्मनों से बासानी निमट सकते थे। दौरान मश्क वो अपनी तमाम तर तवज्जो अपनी तरबियत पर ही मरकूज रखता था। ये वजह थी कि उसकी कारकर्दगी में अब तक कोई खामी महसूस नहीं की गई थी। इसी शाम वो तकरीबन 7:45 बजे अपनी तबीयत मुकम्मल करने के बाद चहलकदमी के एक सुनसान गोशे में पहुंच गया। थोड़ी देर तक वहां सर्द हवाओं की खुशबू से लुत्फानंदोज होता रहा। बहुत से ख्यालात जहन में थे। शिरान को मुतासिर करने की हर कोशिश नाकाम हो चुकी थी
और अब वो इस हिस्से में मायूस होता जा रहा था। इन दिनों किसी तफरीह में हिस्सा नहीं लिया था। एंड ओलिवर तो जिंदगी बचाकर भाग खड़ी हुई थी और इसके बाद उसने पलटकर अदनान की तरफ नहीं देखा था। कॉल्गन अपनी मसरूफियत में मस्त था या फिर लिजा के साथ मुआशका लड़ा रहा था, लेकिन इस दौरान में 2-3 बार अदनान से भी दरियाफ्ते हाल कर चुका था। लेकिन फिलहाल कोई मसला ना था, इसलिए अदनान ने इससे मुआवजत कर ली थी। देर तक वो चहलकदमी करता रहा और फिर वहां से वापस ही पलटा था कि दफतन एक झाड़ी के अकब से 2 आदमी निकलकर उसके सामने आ गए। उनका अंदाज कुछ अजीब सा था, लेकिन उनके हाथों में चमकते पिस्तौल देखकर अदनान चौंक पड़ा। ये दोनों पिस्तौल उसी की जानिब उठे हुए थे। उसने दोनों के चेहरों को गौर से देखने की कोशिश की, लेकिन उसे अंदाजा हुआ कि चेहरों पर बारीक मास्क लगाकर खदोखाल छुपा लिए गए हैं। यकीनी तौर पर इनके इरादे बेहतर नहीं थे। अदनान एक लम्हे के लिए तशवीश का शिकार रहा और फिर वो मुतमईन हो गया। वाह, मैं तुम लोगों की दिलेरी की दाद देता हूँ कि हाइशून जैसी जगह भी तुम डाकाज़नी कर सकते हो। उस तरफ झाड़ियों की तरफ उनमें से एक पिस्तौल की नाल से झाड़ियों की तरफ इशारा करते हुए गुर्राया। सूरत हाल ऐसी थी कि अदनान इस वक्त उनके खिलाफ कोई मुअस्सर कदम नहीं उठा सकता था, लेकिन वो वक्त का मुंतजिर था। चुनांचे वो झाड़ियों के पीछे पहुंच गया। वो दोनों इंतहाई मुस्तैद और तरबियत याफ्ता मालूम होते थे। इससे जानते थे कि हाइशून का कोई तालिब इल्म कितने फासले से खतरनाक हो सकता है। चुनांचे उन्होंने इस फासले का खास तौर से ख्याल रखा था। हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है, चंद अल्फाज में जो कुछ पूछा जा रहा है उसका जवाब दो। उनमें से एक इंतहाई सर्द लहजे में बोला। इस बात को ज़हन नशीन कर लो कि तुम्हें कत्ल करके यहाँ से जाने में हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। दोनों पिस्तौलों पर साइलेंसर लगे हुए हैं, इसलिए कि ये कहकर उसने जुमला मायनेखेज़ अंदाज में अधूरा छोड़ दिया। क्या चाहते हो तुम लोग? अदनान ने स्पाट लहजे में पूछा। तुम्हारा नाम अदनान सलामन है? हाँ। कहाँ से तल्लुक़ रखते हो? बैंकॉक से, अदनान ने जवाब दिया। मस्खरे बनने की कोशिश कर रहे हो? जिंदगी के इन चंद लम्हात को कीमती समझो और दुरुस्त तरीके से जवाब दो। कमाल है कि बैंकॉक का बाशिंदा होना कोई जुर्म है? अदनान ने सवाल किया। तुम जानते हो कि तुम्हारा ताल्लुक वहां से नहीं है। सलामन खानदान पहाड़ों में आबाद है और तुम वहीं के बाशिंदे हो। शिरान से तुम्हारा क्या ताल्लुक है? तज्जुब की बात है दोस्तों, सब कुछ तो तुम मालूम करके आए हो, फिर मुझसे सवाल कर रहे हो। अदनान ने शाने हिलाकर कहा। तुम शायद सूरत हाल का सही तौर पर एहसास नहीं कर पा रहे हो। मैं तुम्हें आखिरी वार्निंग देता हूँ कि मुख्तसर वक्त में मुझे अपने बारे में सब कुछ बता दो। उनमें से एक ने 2 कदम आगे बढ़ते हुए कहा, जबकि दूसरा कुछ पीछे रह गया था। दफतन झाड़ियों में हल्की सी सरसराहट हुई। इसके बाद वो शख्स जो 3 कदम पीछे रह गया था एक किराह के साथ नीचे गिर पड़ा। पिस्तौल उसके हाथ से निकल गया था। उसकी किराह सुनकर अदनान की तरफ बढ़ने वाला शख्स सिर्फ एक लम्हे के लिए अदनान की तरफ से गाफिल हुआ और यही लम्हा उसके लिए महंगा साबित हुआ। अदनान के पांव का एक मखसूस जावे से घूमा और पिस्तौल उसके हाथ से निकलकर फजा में परवाज करता हुआ न जाने कहाँ जा गिरा। अदनान ने शख्स को मौका दिए बगैर उस पर छलांग लगा दी थी। यही कैफियत उस दूसरे आदमी के साथ हुई थी। गालिबन इस पर हमला करने वाला भी तन्हा शख्स था। दोनों अपने शिकारों से गुथे हुए थे, फिर चंद लम्हात में अपने हरीफों को बेबस कर चुके थे। अदनान ने अच्छी तरह पहचान लिया था कि उसका मददगार कॉल्गन है। दोनों जख्मी आदमियों को झुंड के पीछे से निकालकर बाहर रोशनी में लाया गया और अदनान ने आगे बढ़कर उनकी झिल्लियां नोच दी। दोनों के चेहरे उसके लिए अजनबी थे। मैं इन्हें नहीं पहचानता कॉल्गन, न जाने कौन लोग हैं ये, लेकिन मैंने पहचानता हूँ, कॉल्गन मैनीखेज़ लहजे में बोला और अदनान चौंक कर उसकी सूरत देखने लगा। कौन है ये? उसने तजुब से पूछा। हाइशून के नौवारे तालिब इल्म, डिपार्टमेंट नंबर 7 से ताल्लुक़ है, जिस्मानी तरबियत के लिए आए हैं। एक जैक्सन है और दूसरा नॉर्मन। तुम ये सब किस तरह जानते हो? मैं इनके बारे में मालूमात हासिल कर चुका हूँ। पिछले 4-5 दिनों से तुम्हारी निगरानी कर रहे हैं, कॉल्गन ने जवाब दिया। ओह कॉल्गन, अदनान शुक्रगुजार लहजे में बोला। ये तुम्हारे पीछे लगे हुए हैं और मैं इनके पीछे था। उस वक्त भी ये तुम्हारी रहायशगाह से तुम्हारे साथ थे और मैं इनके पीछे। अब ये बताओ इनके लिए क्या किया जाए? इसके सिवा और कुछ नहीं कर सकते कि इन्हें मिस्टर हाइशून के सामने पेश कर दें। इनके पिस्तौल हैं और इनका जुर्म काफ़ी है। बदकिस्मती से हाइशून में इसके अलावा और कुछ नहीं किया जा सकता, वरना इनसे बहुत सी बातें पूछनी थी मुझे। ठीक है अदनान, हम इन्हें मज़ीद नुकसान पहुँचाकर ख़ुद भी हाइशून के कवायद की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब होंगे। मैं दूसरा पिस्तौल तलाश करता हूँ, तुम इनके हाथ पाँव कस लो। मेरा ख्याल है दोनों भी होश हैं। नहीं कॉल्गन, पिस्तौल को हाथ न लगाना, पिस्तौल पर इनकी उंगलियों के निशानात होंगे। इसके अलावा मेरा ख्याल है तुम भी सामने ना आओ। जो कुछ तुम कर रहे हो आम निगाहों में आए बगैर बेहतर अंदाज में कर सकोगे। हाँ एक काम ज़रूर करो, कुछ लोगों को फ़ौरन इधर भेज दो। उन्हें बताओ कि
تم نے ادھر کچھ گڑبڑ محسوس کی ہے؟ کولگن نے صورتحال سمجھ لی اور پھر عدنان کو ہوشیار رہنے کا مشورہ دے کر چلا گیا۔ تھوڑی دیر میں چند لوگوں کے علاوہ انتظامیہ کے بہت سے افراد وہاں پہنچ گئے اور عدنان نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا کہ وہ یہاں صرف چہل قدمی کر رہا تھا کہ ان لوگوں نے اس پر قاتلانہ حملہ کرنے کی کوشش کی جسے اس نے ناکام بنا دیا۔ دوسری سو معاملہ ہائی شون کے سامنے پیش ہوا اور توقع کے عین مطابق وہ دونوں صاف مکر گئے۔ انہوں نے پستولوں سے بھی لا تعلقی ظاہر کی، لیکن مسٹر ہائی شون نے فوراً ان کی انگلیوں کے نشانات کی تصدیق کر دی۔ انتظامیہ کا کیس ہے، میں خود کوئی مداخلت نہیں کر سکتا، مسٹر ہائی شون نے کہا اور پولیس کو طلب کر لیا۔ عدنان کو پولیس اسٹیشن جانے کی ضرورت پیش نہیں آئی، میں اب بھی صورتحال سے ناواقف ہوں عدنان، لیکن تمہیں انتباہ کرتا ہوں کہ اب زیادہ ہوشیار رہنے کی کوشش کرو۔ کولگن پرتشویش لہجے میں بولا۔ تمہیں ایک اور زحمت دینا چاہتا ہوں کولگن، تمہیں باہر جانا ہوگا، عدنان نے کہا۔ لیزا بھی گئی ہوئی ہے اور شام کو بینکاک کے ایک کلب میں مجھے اس سے ملاقات کرنی ہے۔ اس کا پروگرام 3 دن قبل بن گیا تھا۔ یہ اور بھی اچھی بات ہے۔ ایک عمارت کا پتہ نوٹ کرو، اس کے بارے میں معلومات درکار ہیں، لیکن تمہیں ہوشیاری سے کام لینا ہوگا۔ پتہ بتاؤ، کولگن نے کہا اور عدنان نے اس عمارت کا پتہ بتا دیا جس میں شیران کو لے جایا گیا تھا۔ ممکن ہے رات کو دیر سے واپس لوٹوں، لیکن جس وقت بھی واپس آیا تم سے ضرور ملوں گا۔ اوکے، عدنان نے کہا اور کولگن چلا گیا۔ اس کے بعد عدنان کو فرصت تھی، لیکن ذہنی الجھنوں نے اسے بری طرح پریشان کر رکھا تھا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے۔ حالات بتا رہے تھے کہ اب مارینو سے رابطہ قائم کیے بغیر کوئی چارہ کار نہیں تھا۔ یہ خطرہ بھی تھا کہ کہیں شیران کو یہاں سے ہٹا نہ دیا جائے۔ ان لوگوں کے بارے میں اندازہ ہو گیا تھا، اگر وہ اس پر قابو پانے میں ناکام رہے تو وہ شیران کو یہاں سے ہٹا لیں گے، اور وہ کسی بھی قیمت پر اب شیران کو کھونا نہیں چاہتا تھا۔ کچھ کرنا ہی ہوگا۔ مسٹر ہائی شون اس سلسلے میں اس کی یقینی مدد کر سکتے تھے۔ ان کے لیے مارینو سے رابطہ قائم کر لینا کوئی مشکل نہ ہوگا۔ عدنان شام تک مضطرب رہا۔ اس کے ذہن میں شدید انتشار تھا، کمرے میں بہت کم بیٹھا تھا، دل کہیں بھی نہیں لگ رہا تھا۔ جب پریشانی حد سے بڑھ گئی تو وہ شیران کی اقامت گاہ کی طرف چل پڑا۔ کوئی امید نہیں تھی، بس اسے دیکھنا چاہتا تھا۔ وہاں سے معلوم ہوا کہ شیران مشق کے لیے گیا ہوا ہے۔ عدنان ایرینا نمبر 8 کی طرف چل پڑا۔ ایرینا میں مقابلہ جاری تھا۔ ایک سیاہ فام لڑاکا شیران کے سامنے جھول رہا تھا۔ شیران اسے مار مار کر ادھموا کر دیا تھا۔ نہ جانے عدنان کو کیا سوجھی، وہ ایرینا میں اتر گیا۔ بات اصول کے خلاف تھی، لیکن عدنان ہر اصول کو بھول گیا۔ کیا بات ہے؟ شیران اسے گھورتے ہوئے کہا۔ میں تم سے اسی جگہ کچھ کہنا چاہتا ہوں، عدنان نے جذباتی انداز میں کہا۔ ایرینا کے اصول معلوم ہیں، شیران سرد لہجے میں بولا۔ یہاں صرف کراٹے کے لباس میں آ سکتے ہو۔ سیاہ فام زمین پر ڈھیر ہو چکا تھا۔ انسپکٹر نے قریب آ کر کہا، یہ گفتگو کرنے کی جگہ نہیں ہے۔ یہ جوان میرے ساتھ مشق کرنا چاہتا ہے، اسے اجازت دے دو۔ شیران مسکرا کر بولا۔ یہ بات ضابطے کے خلاف ہے مسٹر، انسپکٹر سخت لہجے میں بولا۔ میں کچھ نہیں جانتا، بس تم اسے اجازت دے دو۔ شیران غرایا۔ انسپکٹر کی اب مجال نہیں تھی کہ انحراف کرتا، وہ لوگ شیران سے عاجز تھے۔ میں تمہارے ساتھ مشق نہیں کروں گا بابا، میں تو، عدنان نے کہا، لیکن شیران کے گھونسلے نے اسے زمین بوس کر دیا۔ میں تمہارے ساتھ مشق ضرور کروں گا، جاؤ ایرینا کی لڑائی کا میدان نہ بناؤ، تم سے جواب طلبی ہو جائے گی۔ وہ غرایا۔ جیسے بھی ممکن ہوا میں تم سے بات کروں گا، عدنان نے جنون کے عالم میں کہا، اور انسپکٹر سے لباس طلب کر لیا اور پھر لباس پہن کر ایرینا میں آ گیا۔ شیران اس کا انتظار کر رہا تھا، اسے دیکھ کر مسکرایا۔ میں تم سے لڑنا نہیں چاہتا بابا، یہ لباس صرف اس لیے پہنا ہے کہ میں تم سے بات کرنا چاہتا ہوں، بہت ہی ضروری بات۔ ضرور ضرور، شیران نے کہا اور سوئپ لگا کر عدنان کو گرا دیا۔ ہم پہاڑوں کے رہنے والے ہیں بابا، تم خود کو بھول گئے ہو۔ مسٹر مارینو یاد نہیں تمہیں؟ بادشاہ خان، تہمانہ، فرانہ، کچھ تو یاد۔ شیران کی ٹھوکر نے اسے اٹھنے پر مجبور کر دیا۔ میں سب کچھ یاد کر لوں گا، تم سامنے آؤ۔ شیران نے گھوم کر ایک لات اس کے پیٹ پر رسید کر دی اور پھر اس کے دوسرے ہاتھ نے عدنان کو خون اگلنے پر مجبور کر دیا۔ سدھاشی کو یاد کرو، کالی گھاٹی میں، تم بابا، تمہارا سنگی مجسمہ میں نے بنایا ہے، خود کو پہچانو بابا، میں تمہارا بیٹا ہوں، تمہاری اولاد ہوں، تم نے مان لیا تھا، تم بھول گئے ہو بابا اپنے۔ وہ کیا بکواس کرتا ہے؟ شیران نے کئی ہاتھ اس کے رسید کر دیے۔ میں تمہارا بیٹا ہوں، اسے تم پر ہاتھ نہیں اٹھا سکتا۔ اس بہتے ہوئے خون کو پہچانو، بیٹا ہے میرا۔ شیران خوفناک انداز میں مسکرایا۔ ہاں بابا، سدھاشی میری ماں ہے۔ میں کسی سدھاشی کو نہیں جانتا۔ میرے اولاد ہونے کا ثبوت تم دوسری طرح دے سکتے ہو۔ شیران نے اسے کھڑا کر دیا۔
कैसे, मुझे बताओ, अदनान ने कहा। जहाँ कोई मुझे शिकस्त नहीं दे सका, तुम उससे मुकाबला करो, साबित करो कि शीरान का बेटा ही उससे मुकाबला कर सकता है। ये नहीं हो सकता। तब फिर जाओ, शीरान ने कहा और फिर मुसलसल अदनान पर हमले करने लगा। अदनान लहूलुहान हो गया था। लोग इस एकतरफा मुकाबले पर दम साधे देख रहे थे। इंस्ट्रक्टर परेशान थे। ये मशक नहीं थी, कुछ अजीब सी सूरत हाल हो गई थी। वो शीरान को रोकने की हिम्मत ना पा रहे थे। मजबूरन मिस्टर हाइशोन को इत्तला दी गई और उनका इंतजार करने लगे। शीरान ने अदनान को तख्ता मशक बना लिया था और बुरी तरह उसकी पिटाई कर रहा था। मेरी औलाद है तू, मेरी औलाद। कैसी मिजाह की बात है इन जुमलों की। इस दावे की सजा ये है। उसने एक और हाथ अदनान के रसीद कर दिया। मैं सबूत दे सकता हूँ बाबा, लेकिन वादा करो, इसके बाद मुझे अपना बेटा मान लोगे? बोलो, वादा करते हो? अदनान होंठों से बहता हुआ खून पूछता हुआ बोला, ठीक है, मान लूंगा वादा। लो फिर संभलो बाबा। अदनान ने घूमकर पूरी कुव्वत से लात शीरान के सीने पर मारी। फिर तेजी से पलटकर दूसरी लात से शीरान को गिरने से रोका और एक जोरदार घूंसा उसके जबड़े पर रसीद कर दिया। शीरान इस बार लड़खड़ा कर रह गया था। कुछ लोग जो एक बार शीरान को उस अमेरिकन के साथ लड़ते देख चुके थे, इसके मुस्तकिल मद्दाह हो गए थे और जिस एरिना में उसकी फाइट होती वहां जरूर जाते थे। उन्होंने शीरान को हमेशा एक बिफरे हुए चीते की तरह लड़ते हुए देखा था, लेकिन आज पहली बार वो शीरान को बार बार जमीन चाटते देख रहे थे। शीरान की आंखें खूने कबूतर हो गई। किसी भेड़े की तरह पर झपटा उसे रगेदता हुआ एरिना के आखिरी सिरे पर ले गया। संभलो बाबा, तुम्हारी टांगें मेरी जद में हैं। तुमने मुझे खुद ही कहा है कि मैं गुस्ताखी करूं। संभलो बाबा। अदनान ने शीरान की पिंडियों पर ठोकर लगाई और खुद उसके सामने से हट गया। शीरान औंधे मुंह गिरा था। वो फिर उठा। अब वो खूनी हो गया था और तमाम कवायद से बेनिहाज होकर अदनान पर हमला कर दिया था। लेकिन अदनान इस तेजी से मुजाहमत कर रहा था जैसे उसके जिस्म में पारा भर दिया गया हो। शीरान का कोई भी वार जानलेवा हो सकता था, लेकिन अदनान उसे मौका नहीं दे रहा था। वो इतनी होशियारी से हर वार बचा रहा था कि लोग अश अश कर रहे थे। ये लो बाबा। उसने हवाई काट का एक दाव मारा और इस बार शीरान देर तक न उठ सका। फिर वो उठा तो हाइशोन उसके सामने खड़ा था। तुमने हाइशोन के कवायद से रूगर्दानी की है शीरान सलामन, तुम्हें एक माह पीछे किया जाता है। शीरान ने खूनी निगाहों से हाइशोन को देखा, फिर उसकी नजरें अदनान की तरफ उठी और मुट्ठियां भींच कर रह गया। उसने आगे बढ़ने की कोशिश नहीं की थी। लोग अदनान को बाहर ले गए। वापस आकर हाइशोन ने रिपोर्ट लिखी, इसकी ज़हनी तबीयत मुकम्मल है, इसमें तहम्मुल पैदा हो चुका है, जिस्मानी तौर पर वो बिल्कुल फिट है। इससे ज्यादा बरकरार होना मुमकिन नहीं, क्योंकि वो नौजवानी की उम्र से गुजर चुका है।